हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन जो है आपके 11th बुक में भी दिया हुआ है और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बुक में भी दिया हुआ है। तो आप जो है इसको आप जो पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हम इसी से रिलेटेड एक वीडियो आपको लाए हुए थे जो कि उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है बताए हुए थे और उसी बेसिक कंसेप्ट का जो थोड़ा बचा हुआ है जो आज हम लोग लेकर आए हैं। कोई दिक्कत? तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मात्र 2 वीडियो है, एक पहले वाला वीडियो और एक ये वीडियो। 2 वीडियो अगर आप अच्छी तरह से अगर देख लिए तो डिप्रिसिएशन का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा, ऐसा कोई बुक नहीं होगा, ऐसा कोई राइटर नहीं होगा जिसका सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। कहता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, यानी हम लोग जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड्स के बारे में बताया गया है कि हम लोग कितने तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड्स है, जो लगभग हम कुछ मेथड्स यहाँ पर 11 मेथड्स हम लिखे हुए हैं। नहीं, और सारा मेथड्स होता है, लेकिन लिखने से नहीं होता है। उस मेथड्स का प्रयोग हम लोग कितना प्रयोग कर रहे हैं उसका उस पर मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले जो मेथड्स है वह बोला है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग SLM कहीं कहीं पे शो करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी ये मेथड क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी भी संपत्ति पे तो प्रत्येक साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा? सेम होगा। सीधी रेखा से बोला, सीधे सीधे काटना है। अगर 1 लाख आप एसेट्स है तो प्रत्येक साल 10% चार्ज होगा तो 1 लाख भी चार्ज होगा। अगर 3 साल के लिए कह रहा है, 4 साल के लिए कह रहा है कि 1 लाख का कोई एसेट्स है, कोई संपत्ति है, उस पर आपको 10% से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है और 4 साल तक चार्ज करना है, तो चारों साल हम लोग 10% 1 लाख पे ही निकालेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट पे ही निकालेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोलिए या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए, दोनों का मतलब यही होता है। कभी कभी शॉर्ट में पूछ देता है SLM मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो आप जब कभी भी चार्ज करेंगे तो हमेशा टोटल कॉस्ट पे ही चार्ज करेंगे, जो घटकर आएगा उस पर नहीं। टोटल कॉस्ट जितना लागत है उसी पे चार्ज करेंगे, चाहे वो 1 साल का डिप्रिसिएशन हो, चाहे वह 2 साल का डिप्रिसिएशन हो, चाहे वह 3 साल का डिप्रिसिएशन हो। कोई भी डिप्रिसिएशन होगा आपको उसी मेथड से टोटल कॉस्ट पे ही आपको चार्ज करना है। तो पहला समझ में आया। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मतलब रिटन डाउन वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यू कम होता जाएगा उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख का एसेट्स है, उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किए तो 10 साल आया, और 1 लाख में से 10 साल को क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो कितना बचा? 90,000, यानी 90,000 बचा। तो अगले साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस पे करेंगे? 90,000 पे करेंगे, न कि 1 लाख पे करेंगे। उसी का और नाम को हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब घटते क्रम में, क्रमगत ह्रास पद्धति। इसी को हम लोग शॉर्ट नेम का ही बोलते हैं रिटेन WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? कौन मेथड? रिटेन डाउन वैल्यू। तो आपको जो है, चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हैं, नहीं किसी भी क्लास में आप हैं, आपको अपने क्लास के स्तर से आपको 2 ही मेथड्स का प्रयोग करना है। ज़्यादा मेथड्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्योंकि सारा हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके यूज़ का मात्र 2 है। और आप पूरे बुक में देखे होइएगा आपको यही 2 मेथड पूछता है। एक कौन मेथड? या तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड कहिए, नहीं, या उसी को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहिए, और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू। बस 2 मेथड्स को ही आपको प्रयोग करना है।
आपके बुक में, कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईयर दिया हुआ है, साल कितने प्रकार के होते हैं, नहीं तो साल जो होता है, ईयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक देखिए दिया है कैलेंडर ईयर, दूसरा दिया है फिनांशियल ईयर। अब कैलेंडर ईयर क्या होता है, फिनांशियल ईयर क्या होता है, समझिए। कैलेंडर ईयर हमेशा ध्यान देंगे कि कैलेंडर ईयर वह 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, अगर कैलेंडर ईयर की बात बोले तो ये स्टार्ट की बात बोले तो ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। बात समझ रहे, कोई दिक्कत। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो स्टार्ट होता है वो 1 कब से, जनवरी से, और एंड होता है 31 दिसंबर को, कोई दिक्कत। और इसका ड्यूरेशन कितने महीने का होता है, ड्यूरेशन अगर पूछा जाए, ड्यूरेशन ये कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, 12 महीने का होता है। कैलेंडर ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है, कोई दिक्कत। अब कैलेंडर ईयर फिर से पूछेंगे कि कैलेंडर ईयर क्या कितने महीने का होता है, तो 12 महीने का होता है। कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है, तो 1 जनवरी से शुरू होता है। कैलेंडर ईयर कब समाप्त होता है, तो 31 दिसंबर को समाप्त होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आइए फिनांशियल ईयर। फिनांशियल ईयर की बात बोले, अगर इससे पूछा जाए कि स्टार्ट कब होता है, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल, और एंड कब होता है, तो 31 मार्च। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 12 मंथ। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यानी फिनांशियल ईयर शुरू होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। इसका भी ड्यूरेशन 12 महीने का ही होता है। कितने महीने का होता है, 12 महीने का। अब इस दोनों का अंतर अगर पूछा जाए, अगर डिफरेंस पूछा जाए, इसका डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान देंगे कैलेंडर ईयर अगर 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा, वह 31 दिसंबर 2020 को भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन फिनांशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 2020 में, तो वह जो 31 मार्च को 2021 को क्या होगा, एंड होगा। समझ में आ रहा है। यानी कैलेंडर ईयर का कहना है कि जिस वर्ष वह शुरू होगा उसी वर्ष एंड होगा। कैलेंडर ईयर अगर 20 में शुरू हुआ है तो 20 में ही एंड होगा, लेकिन फिनांशियल ईयर जिस वर्ष शुरू हुआ है उससे अगले वर्ष में जाकर खत्म होगा। क्यों खत्म होगा, क्योंकि आपको जनवरी से जब ही दिसंबर हो गया तो साल चेंज हो गया। जब साल चेंज होता है तो जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी मार्च, और मार्च में खत्म होता है। तो सेशन फिनांशियल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को, नहीं ना। चलिए, तो अगर नहीं दिक्कत है तो अब हम इससे को फॉर्मूला लेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब फॉर्मूला पे ध्यान देंगे कि फॉर्मूला हम जो प्रयोग करेंगे वो क्या होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो हम लोग निकालेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ये हो गया। यानी ये फॉर्मूला का उस समय प्रयोग करेंगे जिस समय आपको बोलेगा कि स्क्रैप वैल्यू इतना है, इसका यूजफुल लाइफ इतना है, तब ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे।
इसका एक और होता है एनुअल डिप्रीसिएशन, दूसरा होता है एनुअल डिप्रीसिएशन और एनुअल डिप्रीसिएशन। इसका भी फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कितना 100। कोई दिक्कत? ये भी एनुअल डिप्रिसिएशन का ही फॉर्मूला है। ये कब लगाएंगे? जब आपको दिया होगा कि टोटल कॉस्ट इतना है और इस पे आपको 10% से ह्रास लगाना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये तो मान लीजिए सालाना हो गया, कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है कि नहीं आप जो है मंथ में डिप्रिसिएशन निकालिए। तो जब निकालेंगे मंथ में तो तीसरा फॉर्मूला देखिए, डिप्रिसिएशन इन मंथ होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने मंथ बाय क्या होगा? बाय 100 गुने 12। समझ में आ रहा है? कब? जब कहेगा डिप्रिसिएशन इन मंथ में निकालिए, जब महीना में कहेगा निकालने के लिए, तब हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कभी कभी कहता है कि नहीं आप महीना नहीं आप सप्ताह का निकालिए, तो चौथा फॉर्मूला देखिए देता है डिप्रिसिएशन इन वीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका ही फॉर्मूला था, ध्यान दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने, अब वीक पूछ रहा है तो वीक बटा 100 गुने 52। 52 क्यों दिए हैं? क्योंकि साल में 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह वीक होता है। अब कभी कहेगा कि नहीं आपको निकालना है डिप्रिसिएशन इन डेज में निकालना होगा। आपको किस में निकालना है? डेज में। तो डेज में भी निकालेंगे तो यही होगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने डेज बाय क्या होगा 100 गुने 365 या 366। समझ में? तो ये डिप्रेशन का जो फॉर्मूला हो गया, आपको एनुअल का हो गया, मंथ का हो गया, वीक का हो गया और डेज का हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब मान लीजिए इसमें कहेगा क्या कि आप जो है एंट्री कैसे पास करेंगे। तो एंट्री पास करने के लिए ध्यान देंगे कि सबसे पहला इसका एंट्री होता है कि एंट्री क्या होगा? पहले सबसे पहले हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे। क्या करेंगे? एसेट्स परचेज करेंगे। तो पहला एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा? ये पहला एंट्री होगा, बीइंग एसेट्स परचेज फॉर कैश। कोई दिक्कत? अब जब हम एसेट्स परचेज करेंगे, संपत्ति खरीदेंगे, तो खरीदने के बाद उस पर क्या करते हैं हम लोग? डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो दूसरा एंट्री हम लोग लिख सकते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। कोई दिक्कत? यानी पहले क्या किए? पहले एसेट्स को परचेज किए
और एसेट्स परचेज करने के बाद उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं तो चार्ज करने के बाद जो डिप्रिसिएशन आएगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो तीसरा एंट्री हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा देखिए परेशानी होगा आप लोग को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा देखिए, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? इतना तक किसी को कोई परेशानी है तो देख लीजिए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो देखिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लिए कोई दिक्कत? तो ये जो इतना जो दिया हुआ है, मात्र पहला क्लास में एक बेसिक कंसेप्ट बताए थे, दूसरा क्लास ये है, अगर ये दोनों क्लास को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा किसी भी बुक का, किसी भी राइटर का, किसी भी चैप्टर का डिप्रेशन से रिलेटेड जो सवाल आपका नहीं बनेगा, बशर्ते कि आपको ये फॉर्मूला और ये एंट्री आना चाहिए। ये मोस्ट VVI है फॉर्मूला, मोस्ट VVI ये, और एक एंट्री ये मोस्ट VVI। ये दोनों, ये सब नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, अगर ये दोनों अगर आपको आ गया अच्छी तरह से, यानी एंट्री मात्र 3 एंट्री होता है। एक परचेज करने का, खरीदेंगे उसका वैल्यू कम होगा तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? बस यही, ये इतना को देखना है। ये 3 एंट्री अगर देख लिए और ये फॉर्मूला अगर आप देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो शायद ही एक भी सवाल जो ऐसा नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं और समझ में आएगा तो आप आगे सवाल बनाएंगे और बनेगा। फिर भी अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको जो सवाल नहीं बन रहा है वो कमेंट करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपके सवाल को लेकर जरूर आएंगे। समझ में आया? तो क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि नहीं आप इस क्लास से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब करना। लेकिन हाँ, अगर फ़ायदा है तो लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।